बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तुबा जुल्फ़िकार और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का 4th चैप्टर और उसमें कुछ ऑर्गेनेलिज़ जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस की थी उससे अगली ऑर्गेनेलिज़ क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्लास्टिड्स हैं ये ऑर्गेनेलिज़ सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, किसी भी एनिमल में या किसी और ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो क्या है प्लास्टिड्स की कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहले तो प्लास्टिड जो होंगे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ होंगी। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ का क्या मतलब है? लेट्स सपोज ये एक प्लास्टिड है जिसकी हम लोगों ने कंप्यूटराइज डायग्राम ड्रॉ की है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो बाहर आपको रेड मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये ब्लैक मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन। और ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा? एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। उसके बाद इस स्ट्रोमा के अंदर डिफरेंट थाइलाकॉइड प्रेजेंट होंगे और इन थाइलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और यहाँ बेसिकली जो पर्पस है प्लास्टिड का, अगर हम इस प्लास्टिड की बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट फिल्ड है, इस प्लास्टिड में अगर ग्रीन पिगमेंट फिल्ड है तो ये जो प्लास्टिड है ये वर्क करेगा इन द फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट को कैप्चर करेगा उस सनलाइट को और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो इसमें हो रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अक्कर्स ओनली इन प्लांट्स और इसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तीनों जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं और तीनों का डिफरेंट फंक्शन है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो इसकी स्मूथ होगी, जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसकी हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया की भी आउटर मेम्ब्रेन जो थी वो स्मूथ थी और जो इनर मेम्ब्रेन थी उसमें फोल्डिंग्स थी। लेकिन इसमें क्या होगा? वाइल इनर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बाहर उसके बाद कुछ सैक आ जाएंगे। सैक क्या होंगे? इनकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी, हम कह लें कि हमने स्टैक्स ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हों तो इस तरह की कुछ इनकी फॉर्मेशन या इनकी शेप होती है, किसकी? थाइलाकॉइड्स की। फिर हमारे पास हम देखते हैं कि जो थाइलाकॉइड है उसका अगर हम एक स्टैक देखते हैं, सिंगल स्टैक, लेट्स सपोज दिस, इसको हम बोलते हैं ग्रैनम। ग्रैना मतलब एक सिंगल होगा तो ग्रैना और बहुत सारे थाइलाकॉइड स्टैक्स को क्या बोलेंगे हम? ग्रैनम। देन कम्स फ्लूइड, जिसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, यहाँ पे स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा। इस फ्लूइड के अंदर जो हैं ये ग्रैना या ग्रैनम जो है वो फ्लोट कर रहे होंगे। अब पर्पस क्या है या इसका फंक्शन क्या है? इसने साइट प्रोवाइड करनी है फॉर द फोटोसिंथेसिस। देन कम्स थाइलाकॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्रैना, यानी कि ये जो ग्रैनाज हैं, जो थाइलाकॉइड्स हैं, इनके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा। वो पिगमेंट ग्रीन हो सकता है, वो कोई कलरफुल पिगमेंट हो सकता है और ये ग्रैना कलरलेस भी हो सकते हैं। अब कैसे कलरलेस हो सकते हैं और क्या फंक्शंस हैं? वो ये है कि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा तो इट मीन्स इट इज़ क्लोरोफिल और इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। और अगर उसके अंदर कोई और कलर प्रेजेंट होगा, लेट्स सपोज डिफरेंट कलर्स, तो अगर हम पेटल्स की बात करते हैं तो जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं उसके डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर कलर वेरिएशन आती है। अब कलर्स का क्या काम है? क्या होगा कि जब कलरफुल फ्लावर्स होंगे तो बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे और उससे क्या होगा? हेल्प आउट करेंगे वो पोलिनेशन में, यानी कि पोलन ग्रेन्स उनके लेग्स के साथ स्टिक होकर किसी और प्लांट फ्लावर पे जाएंगे। इस तरह जो है पॉलिनेशन होती है और ये जो कलर्स हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं, बीज को भी अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स को भी, और वैसे भी ब्यूटीफुल या आई कैप्चरिंग जो है वो लगते हैं प्लांट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीकोप्लास्ट। जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर जो है वो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लीकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं और इनका कोई कलर नहीं होता और ये सिर्फ बहुत सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। बेसिकली सेल क्या है, सेल के अंदर हर फंक्शन बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा होता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और उन सब के फंक्शंस आपस में मिलके जो है बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या, ये तो उसका मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये चैनल्स लाइक होता है ना, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखा दिया। वैसे क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर हम आप लोग ओवरव्यू लें पिछले लेक्चर्स का, तो ये हमारे पास बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसका न्यूक्लियर एनवेलप होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कुछ चैनल्स बने होते हैं, इंटरकनेक्टेड चैनल्स, इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कहीं कहीं क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दो सब यूनिट्स होते हैं और दे हेल्प आउट इन प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी सरफेस बिल्कुल क्लियर और स्मूथ होगी और उसका फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करना है, उसकी सारी डाइजेशन वगैरह ये सब कहाँ हो रहा होता है, इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, सेल के अंदर अगर ऐसा कोई भी केमिकल एंटर हो जाए दैट इज़ हार्मफुल फॉर इट, उस एटम उस केमिकल को डिटॉक्सिफाई करना किसका काम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा ये कि इसके थ्रू, क्योंकि ये चैनल्स हैं, चैनल्स कह लें कि पैसेज वे है या रास्ता है एक, जिससे डिफरेंट जो फ्लूइड है या केमिकल्स हैं वो पास हो सकते हैं या उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। लेट्स सपोज कि हमने न्यूक्लियस से कुछ भेजा है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक या किसी भी ऑर्गेनेली तक इस तरह क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम्स बहुत सारे अटैच हैं, वो कह रहे हैं कि एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप से हम कह लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक जो है ये एक्सटेंड हो जाता है। ये हमारे पास आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गोल्जी ऑपरेटस। इसको आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज समथिंग डिफरेंट एंड गोल्जी अपरेटस इज समथिंग डिफरेंट। लाइक चैनल्स ही हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर इन अ सेंस और थोड़ा कॉमन है, मतलब सिमिलरिटी है, लेकिन फंक्शन दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। क्या होता है इसमें, हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें ये भी चैनल्स लाइक होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो आप लोगों को फोल्डिंग्स नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टाई या सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये है वेजिकल्स। अब क्या हुआ कि मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसकी हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ठीक, यहाँ उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके वेजिकल्स बन जाएंगे। वेजिकल्स मतलब कि उसकी पैकिंग हो जाएगी, ठीक। वो पैक होने के बाद अब उसने आउटसाइड द सेल जाना है या सेल में कहीं ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो सारा काम कौन कंट्रोल करेगा, गोल्जी अपरेटस। फ्लैटेंड सैक्स हैं इन सेल्स, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, फ्लैटेंड, बिल्कुल फ्लैटेड सैक्स हैं एक दूसरे के ऊपर, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। स्टैक्स ओवर ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स होंगे, और कंप्लीट सेट जो होगा, ये सारे स्टैक्स जो होंगे, सिस्टर्नी जो होंगे, इनके कंप्लीट सेट को हम बोलेंगे कि दिस इज़ गोल्जी ऑपरेटस। इसका नाम गोल्जी ऑपरेटस इसलिए क्योंकि जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका उस साइंटिस्ट या उस बायोलॉजिस्ट का नाम भी गोल्जी था। उसके बाद फाउंड इन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, गोल्जी वेसिकल्स पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल आएगा, लिपिड्स हो, कोई और मटेरियल हो या कोई डिटॉक्सिफाई, कोई ऐसी टॉक्सिक मटेरियल हो जिसको बॉडी से सेल से डिटॉक्सिफाई करना हो, वो सब उसकी पैकिंग जो है वो कहाँ हो रही होती है, गोल्जी ऑपरेटस से। फिर वो कह रहे हैं कि सैक्स ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन। अब जो जिन चीज़ों की और जिन मटेरियल की हमने पैकिंग कर ली है, अब वो वेरियस लोकेशंस पे ट्रांसपोर्ट होने के काबिल है। अगर ऐसे करेंगे तो वो दोबारा से ही सारी की सारी क्या होंगी, डिस्पर्स हो जाएंगी किसमें, सेल में, तो इसीलिए उनकी पैकिंग ज़रूरी होती है। देन कम्स लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो है डाइजेशन का। ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। किस चीज़ की डाइजेशन में, वो देखते हैं।
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसके अलावा कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने आप लोगों को बताया इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल या मटेरियल जिसकी हमारे बॉडी में या हमारे सेल में कोई ज़रूरत नहीं है, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको ख़त्म करने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा होता है? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? लाइसोसोम से। अब क्या होगा कि फ्यूज़ द वैक्यूल और टारगेटेड मटेरियल वर्क कैसे कर रहा है? हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया वैक्यूल, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो वैक्यूल है वो क्या होता है कि वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? छोटे छोटे नंबर ऑफ वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द सेल। तो क्या करेगा? लाइसोजाइम रिलीज़ होगा, या तो वो डायरेक्ट जाके वैक्यूल पे टारगेट करेगा, या फिर जो ये वेसिकल्स आ रही हैं और अगर इनके अंदर कोई डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्सीफायर मटेरियल है या फिर कोई केमिकल हार्मफुल केमिकल है, या हमारे बॉडी में लिपिड जब नहीं चाहिए हमने उसको डाइजेस्ट करना है, तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है? लाइसोजाइम। तो यहाँ तक जो है हमारी ये ऑर्गेनेलीज कंप्लीट होती हैं। हम अपनी जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और कोई भी कमेंट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।